नमस्कार आप सभी को। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था ना, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। ये किसने कहा था? पिछली वीडियो में मैंने आपको ये कही ना ये बात। तो ये कहा हुआ है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने। ये बात उन्होंने कही हुई है। और ये बात उन्होंने कहाँ कही हुई है ये भी पता होना चाहिए। जीवन में साहित्य का स्थान, इस एक कृति में उन्होंने इस बात को कहा हुआ है कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है। ठीक है, जादू की लकड़ी होती है ना, जिससे अलादीन वाला आपने किस्सा सुन रखा होगा। उसे जादू की छड़ी जिसको कहते हैं, घुमा दी तो कुछ भी हो गया। तो वो जादू की छड़ी है साहित्य, जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। जो विश्व की आत्मा है उसका दर्शन करा देती है। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई ये बहुत शानदार एक थॉट है। इसे आप अपने दिमाग में बिठा लें। वैसे ही हमारी आरोह भाग 1 में जितने भी थॉट्स हैं चैप्टर्स के सबसे फ्रंट में, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। उम्मीद है मुझे पूरी कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और लगभग 2 या 3 मार्क्स दे के जाएगी ये वीडियो। ठीक है, अंत तक देखिएगा वीडियो। हमारे चैनल पे आपको ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जो भी पढ़ना है, सबसे पहले आपको अपनी ओरिजिनल बुक से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। आरोह भाग 1 की ओरिजिनल वीडियोस, मतलब जो भी लिखा है वही पढ़ के सुनाया गया है इस चैनल पे। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जा कर के आपको आरोह भाग 1 की सारी वीडियोस मिलेंगी। उनका निष्कर्ष वाली वीडियोस अलग से मिलेंगी। सब कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो ठीक है, तो KVS के PGT की तैयारी करनी है, कोई नॉर्मल तैयारी नहीं है, इसलिए आपको ओरिजिनल की तरफ ध्यान देना चाहिए। इधर उधर की बातें ना सुन करके आप उसे ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और आपको ये कंटेंट कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तभी मैं आरोह भाग 2 के लिए भी ऐसा ही कंटेंट बनाऊंगा। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे तभी बनाऊंगा। तो मैं आपको ये बता दूं, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है। क्या है समय? समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है। समय को यहाँ पर रंग बताया है, जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन की प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। ठीक है, पठन पाठन की प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। तो यहाँ शब्दों के आलोक में ये एक कृति है कृष्णा सोबती जी की। कृष्णा सोबती जी ने ही इन पंक्तियों को लिखा हुआ है कि समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित है। ठीक है, अनेक अनेक रंगों में वो विभाजित है। ये समय है, मतलब मान लो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये समय है और ये यहाँ नीचे रंग दिख रहे हैं, अनेक अनेक रंगों में इस तरह से विभाजित है। ठीक है, और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। जब हम पढ़ते हैं तो फिर सबके बाद में क्या हो जाता है? एक हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड बात भी है, लेकिन थोड़ा सा अजीब भी है, क्योंकि हमें तो बहुत सारे रंगों में जीना चाहिए, एक ही रंग में जीना चाहिए क्या? पढ़ने के बाद क्या हमें एक ही रंग में बन के ही रह जाना चाहिए? तो ऐसा जो है हमारी शब्दों के आलोक में कृष्णा सोबती जी कहती हैं, ये बात उन्हीं की ही है, वही समझती होंगी अच्छे से। ठीक है, अब तीसरा जो विचार है वो ये है कि अच्छी तकनीक वह है। ठीक है, द गुड टेक्निक इज़ दैट, अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई ही ना पड़े। तो ये पटकथा 16 के साक्षात्कार से लिया हुआ है, सत्यजीत राय की ये एक पंक्ति है। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े। अजीब सी बात है, अब तकनीक भी है और दिखाई भी नहीं देगी। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी के एक सुंदर थॉट के विषय में। ठीक है, तो ये जो थॉट है ये भारत मित्र 11 अप्रैल 1903 में शिव शंभू के जो चिट्ठे थे उसमें से संकलित है। शिव शंभू के चिट्ठे है ना,
शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। और आपको पता ही है बालमुकुंद गुप्त जी ने हमारे सिलेबस में अरोभाग 1 में विदाई संभाषण लिखा था। ठीक है, एक व्यंग्य कृति थी। अब मैं कुछ एक पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। यादगारों की आपके जी में कुछ इज्जत हो, मतलब समाप्त हो गया। जो लिखना था वह लिखा गया। यहाँ से थॉट है आपकी बुक में, जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबिला कीजिए। यहाँ तक पंक्तियाँ हैं आपकी पुस्तक में। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। अब उसके बाद में पढ़ के सुना देता हूँ। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है माय लॉर्ड। आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन से उस सुख स्वप्न की है। ठीक है, तो जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। बालमुकुंद गुप्त जी की ये पंक्तियाँ हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर थॉट की तरफ। ये है कि अंतर की गुमड़ती वेदना को, किसकी? अंतर की गुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये निर्मल जोशी जी के द्वारा लिखी हुई पंक्ति है। ठीक है, 2 मिनट। शेखर जोशी के द्वारा, किसके द्वारा लिखी हुई है ये पंक्ति? शेखर जोशी। ठीक है, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि अपने लोगों के नाम भी आ जाते हैं इसमें। शेखर जोशी जी के द्वारा लिखी हुई ये पंक्ति है कि अंतर की गुमड़ती वेदना, जो हमारे अंदर की जो एक वेदना है, दुख है, को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती है। तो अंतर की वेदना याद रखना। उन्होंने ये दाज्यू नामक कृति में लिखी हुई है ये वाली पंक्ति कि अंतर की गुमड़ती वेदना जो है आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती है। तो यहाँ तक की पंक्तियाँ ये आपकी पुस्तक में लिखी गई हैं, आपको मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप सुन लो। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, दुआ है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचानने की। कृष्णनाथ जी के जो लो स्पीति नामक एक पाठ है उसमें है ये, इसको छोड़िए क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर उक्ति की तरफ। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोकप्रियता कभी भी रचना मानक नहीं बन सकती। जो आपकी मशहूरी है वो कभी भी आपके रचना का मानक नहीं बन सकती। आप क्या हैं वो एक अलग इशू है, आपकी रचना क्या है वो एक अलग बात है। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध। ठीक है, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। रचनाकार का दायित्व बोध जो है वही असली रचना कही गई है, उसके सरोकार और उसके जीवन दृष्टि। तो ऐसा मन्नू भंडारी जी ने कहा है। मैं क्षमा चाहूँगा, पिछली वीडियो में पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने मन्नू भंडारी जी को पुरुष कह दिया था। पुरुष नहीं है बल्कि एक स्त्री ही है। और एक कहानी ये भी नामक एक इन्होंने कृति लिखी है, उसमें से ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। ठीक है, एक कहानी ये भी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब जानते हैं 8वीं पंक्ति लिखी हुई है कि अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है। अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। ये कृष्णचंद्र जी ने आईने के सामने नामक एक कृति लिखी थी, उसमें ये पंक्तियाँ दी थी उन्होंने कि अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। हाँ, हमने जामुन का पेड़ पढ़ा था, तो जामुन के पेड़ में हमने पढ़ा था कि अस्पताल से एक टीम आती है, वो कहती है कि इस आदमी को हम जामुन के नीचे से निकाल तो देंगे लेकिन इसको काटना पड़ेगा। अब यहाँ अस्पताल की बेरहमी आपको दिख रही है तो आप इसको उसके साथ जोड़ लें, लेकिन ये आईने के सामने नामक एक कृति से है, तो कृष्णचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। अब ये जो 9th थॉट है एक्चुअल में ये इंग्लिश में ही है क्योंकि भारत की खोज जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा हुआ है
और जवाहरलाल नेहरू जी की ये जो उक्ति है ना, ट्रू कल्चर डिराइव्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड what it is home ground and has to be based on the wide मास ऑफ द पीपल। तो सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन जन में समाई रहती हैं। भारत की खोज से ली गई ये पंक्तियाँ तो बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं कि सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो सच्ची संस्कृति होती कहाँ पर है? अपनी ही धरती पर। उसकी जड़ें जन जन में समाई होती हैं। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता सुरजावन हारी, तू राख्यो उरजाई रे। तो ये कबीर जी की पंक्तियाँ हैं। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं ये कबीर जी की। इनको तो कौन नहीं जानेगा। कबीर जी का तो महत्व ही अपना एक अलग ही महत्व है। लेकिन अब बात करें अगर आपकी इन पंक्तियों की, तो हमारी पुस्तक में दोस्तों ऐसा नहीं लिखा हुआ, लगता है मैं कहता आँखिन की देखी, वहाँ इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना है। तू कहता या मैं कहता, ये जो पंक्तियाँ हैं ना, ये कबीर जी की ही पंक्तियाँ हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपके लिए मैं अरो बाग 2 की वीडियो बनाऊं इस तरह की या नहीं बनाऊं। अगर आपको ये पसंद ही नहीं आ रही है तो मेरे बनाने का फ़ायदा ही नहीं होगा कोई। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बता दूं, ये कबीर जी की द्वारा लिखी हुई है। कबीर वाणी नामक एक संग्रह है। कबीर वाणी नामक संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ। उसी के बीच में से ये पंक्ति थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ठीक है, द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कबीर वाणी नामक संग्रह है। उसमें लिखा उन्होंने, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता हूँ आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। इस तरह से, तो ये याद रखिएगा। अब उसके बाद ये जो उसके बाद वाली पंक्ति है ना, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। इस तरह से ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, यहाँ आप देखेंगे कि हमारे सिलेबस में यहाँ से ही लिखा हुआ है, घायल की गति घायल जाने की जिन लागी होए, जौहरी की गति जौहरी जाने की जिन लागी होए। तो आप देखेंगे कि मीरा जी की ये जो पंक्तियाँ हैं, मीरा जी की ये जो सुंदर पंक्तियाँ हैं, ये मीराबाई की पदावली, मैं लिख लेता हूँ इधर, मीराबाई की पदावली जो है ये लिखी हुई है हमारे परशुराम चतुर्वेदी जी ने। किसने लिखी है? परशुराम चतुर्वेदी, उन्होंने लिखी हुई है ये वाली। ठीक है, तो परशुराम चतुर्वेदी ने मीराबाई की पदावली में इस तरह से लिखा हुआ है कि घायल, अगर आप पुस्तक में देखेंगे तो आपको वहाँ पर घायल नहीं दिखेगा बल्कि घायल दिखेगा, घायल। तो घायल की गति घायल जाने की जिन लागी होए, जौहरी की गति जौहरी जाने की जिन लागी होए। परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, परशुराम जी सभी को घायल करते जाते हैं, तो ये परशुराम की ही मीराबाई की पदावली में से ये लिया गया है। के साथ में हम बढ़ते हैं आगे। कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे, तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से कुछ बढ़ के सो। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनावली से ली गई एक पंक्ति है, जो है कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे, तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से कुछ बढ़ के सो। तो इस तरह से ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनावली नाम की पंक्तियों से संग्रहित है। अब बढ़ते हैं आगे। तो त्रिलोचन जी की ये जो पंक्तियां हैं, कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, उन्होंने मेरा गार नामक एक कृति से ली हुई हैं। त्रिलोचन जी के द्वारा ये विचार हैं उनके कि कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे।
अब उसके बाद दुष्यंत कुमार जी की बात कर लेते हैं। दुष्यंत कुमार जी जो कि एक बहुत महान कवि हैं, उनकी पंक्तियों को मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ और आपको अंत में बताऊँगा कि जो हमारे विचार हैं पुस्तक में वो कौन से हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियादी हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये साए में धूप नामक उनकी जो कृतियाँ हैं उनमें से लिया गया है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, हम बात करते हैं अक्क महादेवी जी के विचार की। अक्क महादेवी जी का ये सुंदर विचार जो है ये भी चिरस्मरणीय है। शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। गिरी पर्वत को कहते हैं। जब वो शिला पर चली तो शिला चूर हो गई, गिरी पर चली तो गिरी में दरार आ गई। वचन सौरभ अक्क महादेवी जी के द्वारा लिखा है, ये याद रखिएगा। उसके बाद 16वें नंबर पे, भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। बीच का रास्ता नहीं होता, पाश के द्वारा लिखी हुई ये पंक्तियाँ हैं। बीच का रास्ता नहीं होता इस एक संग्रह में, इस एक कृति में। तो ये बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। पंजाब से थे पाश जी। इन्होंने कहा कि भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द है, यहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। ठीक है, उनको भारत नाम जो है बहुत पसंद था। अब भारत से जोड़ कर के आप बालमुकुंद गुप्त और दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी को मत ले लीजिएगा, क्योंकि उनकी उक्तियाँ ऐसी नहीं हैं। ये उक्ति कुछ विशेष है और जो पास जी की है। अब 17वें नंबर पे हम देखें, बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी। बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी। तो ये जो पंक्तियां हैं नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, इस कृति से ली गई हैं। और ये कृति जो है निर्मला पुतुल जी के द्वारा लिखी गई है। तो निर्मला पुतुल जी के द्वारा लिखी हुई पंक्तियां जो हैं ये हैं, तो आप इसे ज़रूर समझें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बार बार आपसे कहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको ये बताना है कि क्या मैं अरो भाग 2 की वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। ठीक है, अगर आप बता देते हैं तो मैं बनाऊंगा, अगर नहीं बताते हैं तो भी कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर आपको रुचि ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊंगा। तो आप बताएं, अरो भाग 2 की वीडियो बनाएं या ना बनाएं। ठीक है, तो ये था अरो भाग 1 का। बहुत इम्पोर्टेंट 2-3 वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत शानदार। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।